नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। गुड मॉर्निंग हिमाचल प्रदेश। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। संडे की सुस्ती को थोड़ा दूर करते हैं। आप लोगों को इस वक्त की एक अहम खबर से हम रूबरू कराने के लिए आए हुए हैं। मैं संजीव शर्मा हूं, ये पंजाब केसरी टीवी है और आप हमारा एक विशेष बुलेटिन देख रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि हिमाचल की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा होने वाला है और ये बड़ा ना सिर्फ बीजेपी में होगा बल्कि कांग्रेस में भी होने वाला है। क्या क्या हो सकता है, कब कब होगा, क्या क्या कवायद चली हुई है, इसकी चर्चा करेंगे। संजय जी, पंकज जी, सुदेश जी, अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। मनीष बालिया स्वागत है। गिरधारी लाल कौशिक जी, आपका भी स्वागत है। राजीव शर्मा जी शेयर कर दीजिए काइंडली सारे। मूलराज शर्मा जी, ईशान सिंह जम्बाल जी, यशपाल शर्मा जी, नमस्ते सबको। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। सुमन जोगिंदर कौशल जी, कपिल देव जी, रोशन चौधरी जी, केवी सिंह जी, मैं सबका स्वागत कर लूं फिर आगे बढ़ेंगे। अवनीत सिंह लोहिया जी, ईश्वर शर्मा जी, तब तक बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे, नहीं तो बार बार में पूछते हैं फिर बार बार रिपीट करना पड़ता है। मोनू गुलेरिया जी, रिंटू जाना जी, विकास जी, नितिन सिंह अंगारिया जी, राजेश कटोच जी, वंशज गोहल, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। प्रेम राणा जी, कुमार विनोद जी, राधा शर्मा जी, नमस्ते। इंजीनियर दिनेश शर्मा, शोभा जी, मनोज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जी। राजेश गर्ग जी, सबका स्वागत है। शैलेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। रूप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं कि हिमाचल की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। ये बड़ा सिर्फ बीजेपी में नहीं होगा, ये कांग्रेस में भी होगा। क्या क्या होगा इसकी हम आपको विस्तार से चर्चा देंगे। फिर से लॉकडाउन लौट सकता है और वर्क फ्रॉम होम कल से लागू हो जाएगा। और इसी बीच जो कल एक अटपटा सा फैसला हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने दिया था स्कूलों को लेकर, शाम होते होते कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है अगर वो बदल जाए। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। और फिर आप सबको उस चीज का इंतजार होगा शाम के 7 बजे का, जब इस क्रिकेट की दुनिया को T20 का नया बादशाह मिलेगा। उसका आप इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन उसकी भी चर्चा करेंगे। आज T20 को भी नया बादशाह मिल जाएगा और कौन जीतेगा कौन नहीं ये तो बाद में तय होगा, आपको भी इंतजार होगा। 7 बजे उसका टॉस हो जाता है। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी बात हम कर लें आपको कि हिमाचल प्रदेश में बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। बहुत सी चीजें चली हुई हैं दोनों पार्टियों में, और क्योंकि आने वाला साल जो है वो चुनावी साल होगा, इसलिए हर कोई कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। वो कहते हैं ना कि कम है सिपाही सरदार बहुत हैं, कम है सिपाही सरदार बहुत हैं। ये जंग हारने के आसार बहुत हैं। भरना ना तुम उड़ान जंगल के पंछियों जैसी, क्योंकि इस शहर में बिजली के नंगे तार बहुत हैं। तो जनाब, हर कोई अपनी उड़ान तय करना चाहता है कि उसको बिजली के तारों से बच के जाना है। सिपाही ज्यादा चाहिए, सरदार कम चाहिए। कौन सा सरदार 4 सीटें हारने के बाद कुर्बान होगा हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का, और उधर क्या कांग्रेस को भी नया सरदार मिलेगा? इन तमाम चीजों को लेकर कवायद शुरू हो गई है। बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कब दिल्ली वाले बुला लेंगे, कब दिल्ली वाले बुला लेंगे। इसी बीच दिल्ली वालों ने 2 मंत्रियों को बुलाया है। वो मंत्री हैं महेंद्र सिंह और रामलाल मार्कंडे। कल हमने आपको ये खबर दिखाई थी। दोनों ही मंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जगत प्रकाश नड्डा के साथ फोटो भी डाल दी है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक महज मुलाकात भर थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। ये 2 मंत्री वो हैं जो एक गुट कह रहा है कि सीधे तौर पर इनको पूछा जाना चाहिए, हालांकि कुछ और मंत्री भी हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर की बात करते हैं। संसदीय क्षेत्र मंडी के चुनाव प्रभारी थे। पहले उनके चुनाव की भी बातें उड़ी कि वही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में जब तय हो गया, उनको पहले ही बता दिया गया कि पुत्रवाद नहीं होगा, परिवारवाद नहीं होगा, पुत्रीवाद नहीं होगा, तो वो तो ये चाह रहे थे कि वो लड़ेंगे और अपनी खाली सीट परिवार को देंगे। लेकिन उसी समय जगत प्रकाश नड्डा ने कह दिया था कि भाई आपने जीतना है, आपने लड़ना है, तो हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि आपकी बेटी या बेटे रजत या वंदना को टिकट मिलेगा आपकी खाली हुई सीट पे। आप वहीं पे महेंद्र सिंह ने तय कर लिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनको संसदीय प्रभारी बना दिया गया था। संसदीय उस चुनाव क्षेत्र का प्रभारी बना दिया गया था, मंडी संसदीय क्षेत्र का। उधर जब नतीजे आए तो 4 सीटें हार गई, मंडी की भी हार गई, तो ना जाहिर तौर पर प्रभारी की भी एक्सप्लेनेशन होनी है। लेकिन जो मंत्री थे सरकार के, उनके यहां भी लीड नहीं है, चाहे वो गोविंद हो चाहे वो
रामलाल मार्कंडे हों। ऐसी स्थिति में महेंद्र सिंह और रामलाल मार्कंडे को बुलाया जाना या फिर उनका इकट्ठा दिल्ली जाना कई मायने रखता है। मायने इस तरह से रखता है, जरा इसको समझिए, ये लोग हैं कौन। माना जाता है कि ये जगत प्रकाश नड्डा के गुट हैं। इनको जयराम, धूमल, शांता किसी के गुट का नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि ये जगत प्रकाश नड्डा के खासम खास लोग हैं, उनके गुट के हैं। तो जाहिर है कि अगर जेपी नड्डा को अपने ही घर की कोई सू लेनी है, कोई खबर लेनी है, तो वो पहले अपने ही लोगों से लेंगे। उन्होंने इनको सुना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई फैसला कर लिया है, क्योंकि वो संगठन के शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं और संगठन शिल्पी हैं एक तरह से, और कई चीजें भी चलेंगी। लेकिन ये तय है कि अब कुछ और लोगों को भी बुलाया जा सकता है। जो कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा वो भी जाएंगे, और जो चुप बैठे थे कि कहीं हमको ना बुला लिया जाए वो भी जाएंगे। तो दिल्ली में एक बैठक होगी जी, लेकिन ये बैठक होगी 20 के बाद। उससे पहले 15 के आसपास चंडीगढ़ में एक बैठक होगी। जी हाँ, कई चीजों से छनकर जाएगा मामला। उससे पहले चंडीगढ़ में एक बैठक जो है वो प्रस्तावित है 15 के आसपास। 15-16 को चंडीगढ़ में एक बैठक प्रस्तावित है, जिसमें बीजेपी के राज्य प्रभारी अविनाश राय खन्ना, उत्तर क्षेत्र के जो प्रभारी हैं सौदान सिंह वो रहेंगे, और कुछ और संगठन के लोग रहेंगे। उसके बाद एक कोर ग्रुप की बैठक होगी। फिर सारी चीजों का जो मसौदा होगा, जो मक्खन तो नहीं निकलेगा खैर, क्योंकि इस मंथन से मक्खन नहीं निकलेगा, इसमें तो इस मंथन से विष ही निकलेगा और उस विष को लेकर दिल्ली जाया जाएगा, और ये 20 के बाद होगा। उसके बाद 25 के आसपास राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी। लेकिन इस दौरान कई चीजें बदलेंगी। चर्चा ये चल गई है कि संगठन और सरकार में आमूल चूल परिवर्तन होगा। ऐसे में कुछ मंत्री डरे हुए हैं, कुछ संतरी डरे हुए हैं, और कुछ संगठन के पदाधिकारी डरे हुए हैं। चर्चा ये भी है कि संगठन में जो महामंत्री हैं उनको बदला जाएगा। कहा यह जा रहा है कि सुरेश कश्यप ने कहा था कि वो तो बिंदल की टीम के साथ ही काम कर रहे हैं। हालांकि इसमें कसूर किसका है? सुरेश कश्यप का ही है। क्यों कर रहे हैं? जब आपको बना दिया तो आप अपनी टीम भी बदला लिए। अगर आप टीम में बदलाव ही नहीं कर पाए तो हार के बाद करने का क्या मतलब है, क्या बहाना है? क्या आप चाह रहे थे कि पहले कोई चुनाव हारें और फिर उसके बाद बदलाव करें? तो ये तो कोई बात ना हुई जनाब कश्यप साहब। आपको जब सुप्रीम बना दिया गया हिमाचल प्रदेश की बीजेपी का, तो फिर ये इख्तियार तो आपको थे ही कि आप बदलाव करते। हाँ ठीक है, दिल्ली वालों का दखल रहता है तो रहे, वो तो रहेगा, सब जगह रहता है, कहां नहीं रहता है। और जगत प्रकाश नड्डा क्योंकि हिमाचल से है तो रहेगा ही। लेकिन एक प्रस्ताव तो आपने ही लेके जाना था, आप क्यों नहीं गए, ये भी पूछा जाएगा। ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि महामंत्री ही बदले, मुखिया भी बदला जा सकता है। कुछ भी हो सकता है बीजेपी में, मुखिया भी बदल सकता है। उधर मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की बातें चल रही हैं, लेकिन कई इफ्स हैं, कई बट्स हैं। वो अंग्रेजी की कहावत है ना, देयर आर मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो अभी कप और होठों के बीच बहुत फासला है। उस फासले में कौन स्लिप हो जाएगा, कौन नहीं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि मंत्रिमंडल में अगर आप इस समय भी बदलाव करते हैं तो क्या बदलाव करेंगे? जूनियर लोग ऑलरेडी वहां पे हैं। किसी को बुरा लगे तो माफी चाहता हूं, लेकिन वास्तविकता है। जूनियर लोगों से मेरा मतलब, देखिए पहली बार राजेंद्र गर्ग चुनाव जीत के आए और कैबिनेट मंत्री हैं, तो अब इससे आगे आप क्या करेंगे? अगर बदलाव करते हैं, गोविंद को हटाते हैं तो शौरी को बनाएंगे, मारकंडे को हटाते हैं तो भरमौर वाले को बनाएंगे, लेकिन भरमौर में भी तो लीड नहीं आई है, तो आप करेंगे क्या? सरवीन चौधरी को हटाते हैं तो कांगड़ा को खाली छोड़ते हैं तो रीटा धीमान को बनाएंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है। या कमलेश को बनाएंगे, ऑप्शन नहीं है आपके पास, बड़ा सीमित ऑप्शन है आपके पास। इसलिए ये बड़ी चीजें चलेंगी, ये भी देखना होगा। और उधर ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ही चल रहा है। ये बीजेपी की मैंने आपको बता दी, मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया, आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। 15-16 को एक टेंटेटिव मीटिंग, उसकी फाइनल लगभग डेट फाइनल हो गई है, चंडीगढ़ में होगी। उसके बाद 20 को एक कोर ग्रुप की बैठक, कोर ग्रुप कहीं मिलेगा। फिर वर्चुअल मीटिंग है 22 या 23 को, वो जो है माफ कीजिएगा, उसके बाद फिर दिल्ली में बैठक है। फिर 25 के आसपास जो है प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल मीटिंग है। एक्चुअल से क्यों घबरा रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि सब चीजें तो खुल गई हैं, सब चीजें खुल गई हैं। आपने छोटे बच्चों के स्कूल भी खोल दिए हैं, लेकिन अपनी बारी में जब भरा कोरोना था तब एक्चुअल मीटिंग होती थी, और अब वर्चुअल हो रही है। क्यों हो रही है? जाहिर है ये भी कहने की बात नहीं है, उसमें भी घबराहट होती है। तो जो एक्चुअली नहीं कह पाते वो वर्चुअली कह पाते हैं, केवल उनको लगता है कि सामने कोई है नहीं, बस कहना है और सुनना है। लेकिन वर्चुअल और एक्चुअल के फर्क भी समझने होंगे। लेकिन दूसरी ओर ऐसा नहीं है कि ये गड़बड़ बीजेपी में ही है, कई चीजें कांग्रेस में भी चल रही हैं। खासतौर से जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला को लेकर
ट्विटर पे एक मुहिम चली हुई है, अरेस्ट राजीव शुक्ला, क्योंकि उन पे आरोप है कि कुछ क्रिकेटर जिनमें मुनफ पटेल का नाम है, हार्दिक पांड्या का नाम है, उनको लेकर एक महिला ने शिकायत करी है और उस शिकायत में बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन आरोपों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये हम नहीं जानते, हम बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि उनकी जांच होगी तभी पता चलेगा, हम उसको नहीं बता सकते। लेकिन उन आरोपों की आड़ में अब वहां प्रभारी पे भी आंच आ सकती है, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस ऐसा कोई दाग लेकर अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहती जहां लोग ये कहें कि ये दाग अच्छा नहीं है। कांग्रेस इस वक्त अप इन आर्म्स है, उसका हौसला बढ़ा हुआ है चारों सीटें जीतकर। ऐसी स्थिति में अब कोई विवाद कांग्रेस के साथ जुड़ जाए या उसके प्रभारी के साथ जुड़ जाए, ये मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इसको अफोर्ड कर पाएगी। और अगर कांग्रेस अफोर्ड नहीं कर पाएगी तो मान के चलिए कि वहां प्रभारी को लेकर भी कुछ ना कुछ हलचल शुरू हो गई है और इसका भी नतीजा जल्दी सामने आ जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के मुखिया बदलेंगे? कुलदीप राठौर, लंबे समय से उनको हटाने की मुहिम चली हुई है, लेकिन जो 4 सीटें जीती हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि अकेले मुकेश अग्निहोत्री ने जीती हैं, अकेले राठौर ने जीती हैं, अकेले सुक्खू ने जीती हैं, अकेले आशा कुमारी ने जीती हैं, ऐसा नहीं है। ये एक सामूहिक इसका जो श्रेय है वो जाएगा, और ना सिर्फ नेताओं को जाएगा बल्कि कांग्रेस के उस कार्यकर्ता को जाएगा जो पिछले कुछ साल से चुप बैठा हुआ था और अब बाहर आया। हालांकि अभी यह तय होना बाकी है कि कांग्रेस वाले कांग्रेसियों के ही वोट से जीते हैं या नाराज बीजेपी वालों के वोट से जीते हैं, क्योंकि मसले कई और भी हैं। राजनीति यही होती है, राज की नीति। तो कांग्रेस में भी बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो फॉर्मूला बनाया गया है, जो कर्नाटक में हुआ, उसके बाद उत्तराखंड में हुआ, पंजाब में हुआ, उसी फॉर्मूले को गांधी परिवार कांग्रेस में हिमाचल प्रदेश में भी जारी रखेगा, जिसका मतलब होगा कि एक अध्यक्ष नहीं होगा, 4 कम से कम होंगे। अगर 4 कम से कम होते हैं या 5 कम से कम होते तो इसका मतलब है कि कुलदीप राठौर को इस तरह के चांसेस हैं इस जीत के बाद खास तौर से। अगर हार जाते तो फिर तो चले ही जाते, फिर तो हो सकता खुद ही चले जाते, लेकिन जीते हैं तो इसके बाद अब इस चीज के चांसेस बढ़ गए हैं कि कुलदीप राठौर को तो नहीं हटाया जाएगा, लेकिन 3 या 4 नए कार्यकारी अध्यक्ष आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कुलदीप राठौर को कार्यकारी अध्यक्ष बना के किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा या कुलदीप राठौर की अध्यक्षता में ही बाकी कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और वो कौन होंगे, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कुलदीप राठौर की अध्यक्षता में कार्यकारी अध्यक्ष बनना, ये भी एक बड़ा सवाल है। कई चीजें हैं, इसी में एक चीज और जुड़ती है कि सीएलपी भी थोड़ा डिप्टी सीएलपी बनाए जा सकते हैं कांग्रेस में। इस तरह का एक विचार गया कि 2 डिप्टी सीएलपी बनाए जा सकते हैं, और यही वजह कि कांग्रेस के जो बड़े नेता पहले कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लालायित थे, अब उनकी गेम बदल गई है। अब वो कैंपेन कमेटी का हेड बनने के लिए जोर लगा रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि मुझको अध्यक्ष बनाओ, ना मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं, ना रामलाल ठाकुर कह रहे हैं, ना सुखविंदर सुक्खू कह रहे हैं, ना आशा जी कह रही हैं, कोई नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि पता है कि वहां 4 बनने हैं, एक होता है, 4 होते हैं। तो ये थी बीजेपी और कांग्रेस के मामले। उधर दिल्ली में लॉकडाउन लौट सकता है, दिल्ली में लॉकडाउन लौट सकता है। कल से वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है वहां का 1 हफ्ते के लिए सभी कर्मचारियों को, सरकारी कार्यालयों में सभी को, और प्राइवेट को भी कहा गया है कि आप भी कोशिश करें कि वर्क फ्रॉम होम दें। सरकारी कार्यालयों में 1 हफ्ते का 100% वर्क फ्रॉम होम रहेगा वहां पे दिल्ली में, और स्कूल बंद रहेंगे 1 हफ्ते के लिए, और निर्माण कार्य भी 17 तारीख तक बंद रहेंगी। यानी आज 14 है, 15, 16, 17 अगले 4 दिन तक वहां पे निर्माण कार्य भी बंद रहेंगे। ये जो स्थितियां आई हैं वहां पे वर्क फ्रॉम होम की, ये इस बार कोविड की वजह से नहीं आई हैं, ये स्थितियां आई हैं पॉल्यूशन की वजह से। दिल्ली का पॉल्यूशन का लेवल इस समय जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 400 से ऊपर जा रहा है, और ये निश्चित तौर से बहुत ज्यादा गंभीर है। इसको इस तरह से समझिए, अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के आसपास है, उसको बहुत बढ़िया माना जाता है। 50 से 100 के बीच में है, जो शिमला, डलहौजी, धर्मशाला का इस वक्त है, तो उसको बढ़िया माना जाता है। 100 से 150 के बीच में है तो उसको ठीक ठीक माना जाता है। 150 से 200 के बीच में है तो उसको थोड़ा सा बॉर्डर लाइन का खतरा माना जाता है। 200 से 300 के बीच में है तो उसको खतरनाक माना जाता है, और 300 से ऊपर है तो माना ही नहीं जाता कि वहां एयर क्वालिटी है भी, वहां पे फिर पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। जो हवा है वो पूरी तरह से, उसमें ऑक्सीजन
बहुत कम है। और यही वजह है कि 400, आप सोचिए अभी सुबह का दिल्ली का आज का 386 था AQI, पिछले कल 470 के आसपास था। दिवाली के बाद ये लगातार बढ़ा है। पराली को दोष दिया जा रहा है, लेकिन कई चीजें और भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा था कि किसानों को दोष देना आसान है, लेकिन आप सोचिए क्या इतनी पराली है इस देश में कि सारे का सारा धुआं दिल्ली जाएगा? पंजाब में भी शहरों का अगर AQI देखें, पंजाब में पराली जलाई जा रही है और प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है। ज़ाहिर तौर पे ये एक फैक्टर हो सकता है पराली, लेकिन ये एकमात्र फैक्टर नहीं है, एकमात्र फैक्टर नहीं है। और इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। उस चिंता के बाद जो दिल्ली के चिंता पुरुष हैं माननीय केजरीवाल जी, जिनको दिल्ली की चिंता करनी है, चिंता पुरुष का मतलब है जिनको दिल्ली की चिंता करनी है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि वहां पे कम से कम एक हफ्ते तक जो है अगले एक हफ्ते तक वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए, स्कूलों में छुट्टी कर दी जाए। और सरकार इस बात पे वहां विचार कर रही है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, हालात नहीं सुधरे, तो वहां अगले 10 दिन तक कुछ लॉकडाउन वाली स्थितियां भी लगाई जा सकती है। इस तरह से ये हालांकि ये अलग लॉकडाउन होगा, ये कोविड की तरह का लॉकडाउन नहीं होगा, ये पॉल्यूशन की वजह से लॉकडाउन होगा। और इसको देखना होगा, इससे पहले जब भी आपने लॉकडाउन सुना होगा तो कोविड की वजह से था, और लॉकडाउन सुन के अब कईयों की रूह कांपती है, इसलिए हमारी भी कांप गई थी जिस तरह एक खबर आई। लेकिन ये लॉकडाउन जो है वो पॉल्यूशन को लेकर होगा। लेकिन क्या लॉकडाउन ही हल है? क्योंकि ऑड इवन आपने देखा, बाकी चीजें आपने देखी, ये हल नहीं है। हल हमको ढूंढना ही होगा। उधर स्कूल ओपनिंग पर हल ढूंढने से मेरे को याद आया, स्कूल ओपनिंग पर कल एक अटपटा सा फैसला आया था, हिमाचल सरकार का था, और उसमें कहा गया था कि इस राज्य में जितने भी CBSE और ICSE से एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइमरी तक अपनी कक्षाएं खोलें, उनके लिए प्राइमरी सेक्शन तक खोलना जरूरी नहीं है। लेकिन हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंध जो स्कूल हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं, उनको कल से यानी सोमवार से स्कूल सभी के लिए खोलने होंगे, 100% कैपेसिटी के साथ खोलने होंगे। इसके बाद से बड़ी चर्चाएं थी, कल आपके भी बड़े कमेंट आए थे कि क्या कोविड सरकारी स्कूलों में नहीं होता, प्राइवेट में ही होता है, कई चीजें आई थी। और उसके बाद सरकार हलचल में है। एक बार फिर से शिक्षा विभाग को कहा गया है कि इस पर रिव्यू करें इस फैसले को। हालांकि आज छुट्टी है, लेकिन छुट्टी तो कल भी थी जब ये फैसला आया था, सेकंड सैटरडे की छुट्टी कल भी थी, फैसला आया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि शाम तक कोई नया फरमान आ जाए, कुछ भी होता है, कुछ भी हो जाता है, इस अफसरशाही को आप जानते हैं, कुछ भी हो जाता है। लेकिन यह भी है कि एज इट इज रहे। तो इसलिए फिलहाल कल से तैयारी है स्कूलों की, कल से तैयारी है फिलहाल स्कूलों की, और देखते हैं शाम तक कोई नया फरमान नहीं आता है, तो आएगा तो आपको जरूर बताएंगे। और चलते चलते बात कर लें, आज T20 का दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल खेला जाएगा। नया चैंपियन मिलेगा जी इस बार दुनिया को T20 का। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फाइनल में है, दोनों ने ही ये ट्रॉफी नहीं जीती है। ऑस्ट्रेलिया के पास लंबी कैबिनेट है ट्रॉफीज की, 5-5 वर्ल्ड कप और ICC, पता नहीं एशेज है, वेस्टर्न हेजेस क्या क्या, लेकिन उस पूरे कपबोर्ड में अगर एक ट्रॉफी नहीं है तो T20 की ट्रॉफी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक बार फाइनल में हार चुका है। आज देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ये ट्रॉफी ले जाता है या फिर न्यूजीलैंड ले जाता है। दोनों में से जो भी ले जाएगा वो पहली बार ऐसा होगा कि इस फॉर्मेट का चैंपियन बनेगा। ना न्यूजीलैंड इससे पहले कभी चैंपियन बन पाया T20 का, ना ऑस्ट्रेलिया बन पाया। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा था, न्यूजीलैंड नहीं पहुंचा था। और 7 बजे टॉस होगा, 7:30 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी। आज का मैच दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि दोनों जो देश हैं उनमें एक जो प्रतिस्पर्धा है, मैं ये तो नहीं कहूँगा दुश्मनी है, प्रतिस्पर्धा है, वो करीब करीब भारत और पाकिस्तान जैसी ही प्रतिस्पर्धा है। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला भी आज हो जाएगा रात के 10 सवा 10 बजे तक, जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती। और क्रिकेट का फाइनल है तो जाहिर है कि आखिरी गेंद में ही फैसला होगा। लेकिन कुछ फैसले जो दिल्ली में होने हैं उनका हमको भी इंतजार है, चाहे वो बीजेपी के लिए होने हैं चाहे कांग्रेस को लेकर होने हैं, लेकिन उन पर हमने भी नजर रखी हुई है, आपने भी नजर रखी हुई है। आपने अपने बेशकीमती संडे से आप गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे होंगे, हमारे लिए कुछ वक्त निकाला हमारी खबर देखने के लिए, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपसे आग्रह भी करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम जब भी लाइव आएँ आपको तुरंत उसकी सूचना हो, तो अगर आपने हमारा पेज लाइक भी किया तो उसको नए सिरे से लाइक कीजिए। कई बार आप इनएक्टिव हो जाते हैं तब भी दिक्कत आती है, फॉलो कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिएगा। हम फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए। और
स्कूल को लेकर, स्कूलों को लेकर बहुत सी बहस कुछ पेरेंट्स में अभी भी चल रही हैं। कुछ कह रहे हैं बंद करो, कुछ कह रहे नहीं करो, कुछ कह रहे हैं आपके बच्चों को, खुदा ना करे किसी के बच्चे को। लेकिन वास्तविकता यही है सर, मैं आपको बता दूं, आपने याद दिला दिया कोविड से। वास्तविकता यही है कि 27 सितंबर के बाद अब तक 1200 से ज्यादा बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं। 400 बच्चे इस समय भी एक्टिव में हैं। हिमाचल प्रदेश में 1100 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, जो उत्तर भारत में J&K के बाद सबसे ज्यादा हैं। पिछले कल हिमाचल प्रदेश में 9 मौतें हुई हैं, 11 तारीख को 10 मौतें हुई थी और 12 तारीख को हमारे पास 5 मौतें हुई थी। 24 मौतें 3 दिन में हो गई हैं। अब मौतों का एवरेज हमारे यहाँ 3 आ गया है इस महीने का, डेली का 3 आ गया है। लेकिन लगातार मौतें हो रही हैं और अब जो मौतें हो रही हैं, जो केसेज आ रहे हैं, वो मैक्सिमम वैक्सीनेटेड हैं, मैक्सिमम वैक्सीनेटेड हैं। और वैक्सीनेशन की भी अगर बात करें तो 90% से ज्यादा हिमाचल इस समय डबल डोज ले चुका है। मैं आपको ये डाटा भी दे दूं। और इसीलिए चिंता होती है हमें कि इसके बावजूद अगर इस तरह से हो रहा है और छोटे बच्चों का स्कूल अगर खुलता है तो बहुत ज्यादा हमको प्रिकॉशंस की जरूरत रहेगी। अब सरकार क्या निर्णय लेती है क्या नहीं, ये नहीं बता पाएंगे। पिछले कल 80,000 लोगों को वैक्सीन लगी है, जिसमें से 76,193 लोग थे जिनको सेकंड डोज लगी है। फर्स्ट डोज वाले 4087 थे। तो फर्स्ट डोज तो हमारी पिछले महीने ही कंप्लीट हो गई थी। 1.5 महीना पहले हमने सबको फर्स्ट डोज लगाने का टारगेट हासिल कर लिया था। अब जो लोग 18 साल के होते जा रहे हैं या इक्का दुक्का जो छूट जाते हैं, मॉप अब्बल हैं, वो चले हुए हैं, तो वो ठीक है। 4000 के आसपास का एवरेज है उसका। और इस समय तक जो है 40,70,412 लोग ऐसे हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। और हम लोग 98,14,603 डोज वैक्सीन की लगा चुके हैं। मतलब अगर यही स्थिति रही तो अगले 3 दिन में बुधवार तक हम 1 करोड़ डोजेज लगा चुके होंगे। और जो टारगेट रखा है कि 30 तारीख से पहले नवंबर की 30 तारीख से पहले हमको फुली वैक्सीनेटेड होना पूरे स्टेट को, मुझे लगता है वो बहुत पहले पूरा हो जाएगा। और इसके लिए साधुवाद देना पड़ेगा सरकार को, उन योद्धाओं को जो दिन रात एक करके लोगों को वैक्सीनेट करने में लगे हैं। देखिए पिछले कल 80,000, सेकंड सैटरडे की छुट्टी के बावजूद 80,000 लोगों को वैक्सीन लगाई है। तो निश्चित तौर से हमारे जो मेडिकल वॉरियर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के, उनको एक सैल्यूट तो बनता ही है। अगर आप में से अभी भी कोई छूट गया है सेकंड डोज के लिए, तुरंत जाइए वैक्सीन लगाइए। बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं है, इसलिए बच्चों का ख्याल रखिए। बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना है, ये अब सरकार ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन सरकारी स्कूलों को उन्होंने कहा कि खुलेंगे, और प्राइवेट स्कूलों में ये ऑप्शन दिया है कि अगर पेरेंट्स नहीं चाहते तो फिर वो नहीं खुलेंगे, वो बंद रहेंगे। लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन हालांकि चलती रहेगी, लेकिन सरकारी स्कूलों में कितनी चलेगी कितनी नहीं, ये तो आप ही बताएंगे जी। थैंक यू वेरी मच। जी, जतिन शर्मा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पंजाब यूपी में कब के स्कूल खुल चुके हैं, सब जगह खुल चुके हैं। स्कूलों को खुलना भी है, हमारा ये मानना है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है। ये पेरेंट्स के ऊपर दिया गया है। देखिए क्या बनता है और क्या नहीं। और सोर्स पॉलिसी बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए, क्योंकि कल एक नया फरमान आया कि जो मल्टीटास्क वर्कर्स होंगे वो अपने नियमितीकरण के लिए केस नहीं लड़ पाएंगे कि हमको रेगुलर कीजिए। तो कई चीजें भी आ रही हैं, एनटीटी को लेकर भी अभी कई चीजें चली हुई है, लेकिन फाइनल कुछ नहीं है। कैबिनेट तक मामला जाएगा नर्सरी ट्रेन टीचर्स का, और 1 साल 2 साल वाला मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि 1 साल का ही डिप्लोमा यहाँ वैलिड माना जाएगा, क्योंकि पंजाब में भी है। कई मामलों में हम पंजाब को मानते हैं, लेकिन कुछ मामलों में नहीं मानते हैं। रेत सस्ता पंजाब में, हिमाचल में महंगा है, और छोटा मोटा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है। पंजाब में 9.5 रुपए परचून का रेट है रेत का पर फीट। हिमाचल प्रदेश में 22 से 25 रुपए वसूले जा रहे हैं रेत के प्रति फुट के। 100 फीट के रेत की जो ट्राली आती है 2200 से 2500 है। सीमेंट हमारा जो है हमारे वहां बनता है पंजाब में सस्ता है, 380 से 390 के बीच में है। हमारे यहाँ 420 से 450 में मिल रहा है, 420 मिल रहा है जो थोक वाले हैं उनको, जिनके पास डंप है, और आगे जाते जाते मार्केट में 450 मिल रहा है। तो फर्क तो है, 50-60 रुपए का फर्क सीमेंट में भी है। तो ये इन चीजों को भी मानना चाहिए सरकार को कि ये चीजें अगर पंजाब में सस्ती हुई है तो यहाँ भी हो। पंजाब में बिजली भी सस्ती है, हिमाचल से खरीदते हैं, यहाँ सस्ती देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच।